आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे भाग 14। उन्हें समझ में नहीं आता था कि विदेश में पढ़कर आने से उनकी बेटी ही क्यों इस तरह का उग्र व्यवहार की हो गई है। अन्य राज परिवारों से भी तो लड़कियां विदेश जाती हैं, पढ़कर आती हैं और सभ्य संस्कारी होती हैं। इस तरह जिद्दी नहीं होती हैं जैसे कि मालिनी है। गौरी जब ऑफिस पहुंची तो सबने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। गौरी खुद भी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके खड़ूस सीईओ वहां पर मौजूद नहीं थे। बड़े मन से उसने ऑफिस का काम किया और शाम को समय पर अपनी बाइक पर बैठे मस्ती से गाना गाते हुए घर पहुंच गई। घर पर आई तो देखा नारायणी श्रीमती राव के साथ किचन में कुछ बनाने की कोशिश कर रही हैं। गुड इवनिंग मॉम्स, क्या बना रही हैं आप दोनों? गौरी ने अपना बैग डाइनिंग टेबल पर पटका और किचन में घुसकर दोनों को एक साथ हग कर लिया। हमने आपके लिए इटालियन पास्ता बनाया है, नारायणी ने करछी हाथ में लिए हुए कहा। और हमने आपके लिए इटालियन पास्ता बनाना सीखा है, श्रीमती राव ने कहा। वाह वेरी गुड, सुनकर ही हमें तो भूख लगने लगी है। चलिए चलिए जल्दी से हमें परोस दीजिए, हम डाइनिंग हॉल में जाकर आपका इंतज़ार करते हैं, कहकर गौरी हंसने लगी। जाकर पहले फ्रेश हो जाइए और चेंज करके आइए, तब तक हम आपके लिए चाय भी बना लेते हैं। जाइए जल्दी फ्रेश होकर आइए, नारायणी ने कहा और चाय के लिए पतीली उठा ली। श्रीमती राव हंसने लगी जब नारायणी ने चाय के पतीले के बजाय फ्राई पैन उठा लिया था। ये है चाय की पतीली, इतना कहकर श्रीमती राव ने हंसते हुए चाय की पतीली नारायणी को पकड़ा दी तो नारायणी भी हंसने लगी। चाय का पानी चढ़ाकर दोनों बातें कर रही थी कि नारायणी का फ़ोन बज उठा। देखा तो कुंवर नयन का फ़ोन था। नारायणी ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से नयन बोले, मॉम हमें तो आपके पास आने का मन कर रहा है, हम अपनी प्रिंसेस से दूर नहीं रह सकते हैं। कोई बात नहीं, आ जाइए आप भी। रिजॉर्ट पर ताला लगा दीजिए और यहाँ इंदौर में कोई छोटा मोटा ढाबा खोल लेते हैं, वहाँ बैठे मिलकर, नारायणी ने फ़ोन पर जवाब दिया तो नयन हंसने लगे और बोले, मॉम आइडिया तो बहुत अच्छा है, सच में आ जाएं क्या? थोड़ी ही देर में गौरी भी वहाँ पर आ गई। जब उसे पता चला कि नयन का फ़ोन है तो उसने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और उनसे बातें करने लगी। हम आपको मिस कर रहे हैं भैया, आपसे ज़्यादा हम आपको मिस कर रहे हैं। आप हमारे साथ मुंबई में रहने क्यों नहीं आ जाती? सब एक साथ रहेंगे और एंजॉय करेंगे। भैया अभी 1.5 साल तक तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, जब तक इस खड़ूस सीईओ की नौकरी कर रहे हैं। जिस दिन इसकी नौकरी छोड़ देंगे उस दिन हम आपके साथ बहुत सारी जगह घूमेंगे, मुंबई भी आएंगे और काफ़ी दिन रहेंगे। क्यों 1.5 साल तक, क्यों उनकी नौकरी करेंगी और फिर छोड़ देंगी? क्या कोई ख़ास वजह है? हाँ भैया, जब हमने जॉब शुरू किया था तब एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें एक क्लॉज था कि हम 3 साल तक जॉब करेंगे और बीच में छोड़ दिया तो हमें 3 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे। हम फालतू में 3 करोड़ रुपए उस खड़ूस सीईओ को क्यों दें? और वैसे भी 3 साल तक जॉब करेंगे तो हमें ही फ़ायदा है क्योंकि हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होगा। आगे आसानी रहेगी, यही सोचकर हम यहाँ जॉब कर रहे हैं। वाओ, हमारी प्रिंसेस कितनी समझदार है, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट आपको जॉब की क्या ज़रूरत है? नयन ने हंसते हुए कहा। लेकिन भैया फिक्र ना करें, बीच में हम छुट्टी ले लेंगे और मुंबई ज़रूर घूमने आएंगे। हमारी बड़ी इच्छा हो रही है मुंबई में आने की। वेरी गुड, हम आपका इंतज़ार करेंगे, कुंवर नयन बोले। तभी नारायणी इटालियन पास्ता का डोंगा उठाए हुए डाइनिंग टेबल पर आई और श्रीमती राव चाय का थर्मस उठाए हुए आई। नारायणी ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और बोली, चलो फ़ोन बंद करो, हमारी प्रिंसेस को भूख लग रही है। ये तो बताएं कि आंटी ने आज बनाया क्या है? नयन ने पूछा। आज आपकी आंटी ने नहीं, आज हमने बनाया है, और वो भी इटालियन पास्ता बनाया है, नारायणी ने जोश में कहा। उधर से नयन के हंसने की आवाज़ आई और फिर बोले, हे भगवान, मेरी प्रिंसेस की रक्षा करना। मॉम पहले खुद टेस्ट कर लीजिएगा कि आपने कैसा बनाया है, उसके बाद प्रिंसेस को देना। पता चला कि हमेशा की तरह आपने उसमें कुछ न कुछ ज़्यादा डाल दिया होगा या फिर डाला ही नहीं होगा, जैसे कि नमक। हाँ हाँ, नयन के हंसने की आवाज़ आई। चुप करिए आप, इतना कहकर नारायणी ने फ़ोन काट दिया और बड़े प्यार से गौरी के आगे प्लेट में इटालियन पास्ता परोसने लगी। वाओ, टेस्टी, अमेजिंग, कहते हुए गौरी ने इटालियन पास्ता खाना शुरू किया। नारायणी खुश होकर अपनी तारीफ सुनने लगी। तीनों डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे इटालियन पास्ता और मसाला टी का आनंद ले रहे थे। मॉम, इस संडे को महाकालेश्वर मंदिर चले? खाते खाते गौरी ने पूछा। ओ हाँ, वहाँ भी जाना है, बाबा महाकालेश्वर महादेव जी को धन्यवाद भी तो करना है, नारायणी ने कहा।
तो ठीक है, संडे को चलते हैं, गौरी बोली। नहीं, संडे और मंडे को तो नहीं, बहुत भीड़ होती है। मुझे तो भीड़ से बहुत घबराहट होती है, श्रीमती राव ने कहा। एक काम करते हैं, अभी नहीं, पहले कुंवर साहब को आने दीजिए, उनके साथ चलेंगे, उनको भी ले जाना है वहाँ पर। और आपने सही कहा, भीड़ में नहीं जाना है। हम भी अब भीड़ से डरने लगे हैं, वो भी तब जब हमारी प्रिंसेस हमारे साथ है। अब हम कभी भी इनको भीड़ में लेकर नहीं जाएंगे, नारायणी ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, आप ये भी सही कह रही हैं, श्रीमती राव ने कहा। असल में मेरे हस्बैंड प्रिंसेस के खो जाने के बाद उस मंदिर का तो नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि वहाँ जाकर हमारी बेटी खोई है, इसीलिए कभी दोबारा वो यहाँ लौट कर नहीं आए। हमें भी नहीं आने दिया, जबकि हम मन ही मन में बाबा से प्रार्थना करते थे कि अगर हमारी बेटी आपके यहाँ से खोई है तो आप ही हमें हमारी बेटी से मिलवाएंगे। और बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन भी ली, भले ही देर से सुनी, पर अब हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है। यही बात हम अपने हस्बैंड को समझाना चाहते हैं, नारायणी ने गंभीर होकर कहा। श्रीमती राव ने सहमति में सर हिलाया। तो फिर ठीक है, संडे को हम कहीं और चलते हैं घूमने। मंदिर हम तभी जाएंगे जब पापा यहाँ आएंगे। अच्छा, आप कितने दिन रह गए हैं उनके आने में? गौरी ने पूछा। नारायणी मुस्कुराकर बोली, अभी तो सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं उनको यहाँ से गए हुए, तो आप हिसाब लगा लीजिए, पूरा 1 हफ्ता बाकी है। कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। हमने तो संडे को वहाँ जाने के लिए इसीलिए कहा था कि हमारा मन लग गया है वहाँ पर। हम तो मॉम से छिपकर ऑफिस से निकल जाया करते थे, शाम को आकर बता देते थे कि हम वहाँ से आए हैं, क्योंकि पुरोहित जी मॉम के लिए बहुत सारा प्रसाद दे देते थे और ये कहते थे कि मॉम से कहना हमने भेजा है, और हम ये बात छुपा नहीं सकते थे इनसे। इतना कहकर गौरी हंसने लगी। अभी महाराज हनु प्रताप सिंह के जन्मदिन से निपटे ही थे कि 2 दिन बाद रानी माँ तेजस्वी राज का जन्मदिन आ गया था। हॉल तो पहले से ही डेकोरेटेड था, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई थी। जहाँ पहले नीले और सफ़ेद बलून्स लगे थे, उनकी जगह अब पिंक, रेड और वाइट कलर के बलून्स लगा दिए गए थे। उसी हिसाब से बड़े से अखरोट के नक्काशी किए हुए टेबल पर बड़े से केक के ऊपर आइसिंग शुगर से गुलाब के फूलों के आकार की सजावट की गई थी। देखने पर ऐसा लगता था जैसे टेबल पर गुलाब के फूलों का ढेर रखा हो। उसके ऊपर बड़े से डिज़ाइनर 2 कैंडल्स चल रहे थे। आज पुरुष के बजाय महिलाओं की तादाद ज़्यादा थी, जिनमें रानी माँ साहिबा तेजस्वी राज की सहेलियाँ, उनकी 2 देवरानियों की सहेलियाँ और महिला रिश्तेदार ज़्यादा थी। वैसे भी महिलाओं की दोस्ती रिश्तेदारी कुछ ज़्यादा होती है और वो अपने गहनों और कपड़ों की नुमाइश करने की ज़्यादा शौकीन होती हैं, तो इस तरह के फंक्शन में आना तो बनता ही है। महिलाएं चाहे अति उच्च वर्ग की हों या उच्च मध्यम वर्ग या फिर मध्यम वर्ग की हों, सभी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने गहने और कपड़ों की नुमाइश करें और दूसरों से प्रशंसा पाएं। वीर प्रताप अपने नौकरों को खड़ा आदेश दे रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने उनकी आंखें बंद कर दी। वीर प्रताप चौंक कर अपने हाथों से उन हथेलियों को पहचानने की कोशिश की तो एकदम सकते में रह गए। वो हथेलियाँ प्रिंसेस मालिनी की थी। हे भगवान, आज तो हम फंस ही गए इनके चक्कर में, वो मन ही मन बोले। हमारी आंखें खोलिए, वीर प्रताप अपने गंभीर आवाज़ में बोले। पहले बताइए हम कौन? मालिनी ने उनके कानों में सरगोशी की। सॉरी, हमें नहीं पता आप कौन हैं। इतना कह सकते हैं कि आप कोई महिला हैं। छोड़िए हमें, हमारी आंखें खोलिए। नहीं खोलेंगे, पहले बताइए हम कौन? दोबारा से उसने सरगोशी की। वीर प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया और झटके से उनकी हथेलियों को अपनी आंखों से हटाकर बोले, ये क्या बदतमीजी है? जब हम कह रहे हैं हमारी आंखें खोलिए तो आप जिद क्यों जा रहे हैं? क्या आपको तमीज़ नहीं है? मालिनी ने ये सब सुना तो हैरान रह गई। वीर प्रताप हमारे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मालिनी ने घूर कर वीर प्रताप की तरफ देखा और बोली, क्या सच में आपने हमें नहीं पहचाना या जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं? ओहो, आप हैं। हमें ऐसी हरकत की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम किसी से इतना खुले हुए नहीं हैं कि आकर पीछे से हमारी आंखें बंद कर दे। वैसे भी हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है और इस समय हम अपने काम में व्यस्त थे, तो हमें कोई इस तरह का डिस्टर्ब करे हमें पसंद नहीं है। और आपका तो हमने सोचा ही नहीं था कि आप हो सकती हैं। खैर जाने दीजिए, आप अंदर जाइए, मॉम को विश करिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। वीर प्रताप ने बात को संभालते हुए कहा। उन्हें मालिनी का इस तरह से गुस्सा होना भी पसंद नहीं आया था। हमने उन्हें विश कर दिया है, उनसे ही पूछा था हमने आपके बारे में, तो उन्होंने बताया कि आप हॉल में डेकोरेशन करवा रहे हैं। अब वीर प्रताप के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप हो गए और जानबूझकर एक नौकर को अपने पास इशारे से बुलाया। जब वो नौकर उनके पास आ गया तो वो उससे बात करने लगे और बात करते करते एक तरफ को निकल गए। मालिनी वहीं खड़ी उन्हें घूरती देखती रह गई। कुंवर, आप हमें अवॉइड कर रहे हो,
हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मन ही मन बोली। काफी देर तक वीर प्रताप टॉकर को लेकर इधर उधर घूमते रहे और बात करते रहे। उन्होंने काफी देर बाद मुड़कर देखा तो मालिनी अभी भी वहीं पर एक टेबल का सहारा लिए हुए खड़ी उन्हें देख रही थी। हे ईश्वर, आज इनसे आप हमें कैसे बचाएंगे, कुछ तो करिए ना। वीर प्रताप मन ही मन बड़बड़ाए और अपना फोन निकालकर अंशुल प्रताप को वहां पर बुला लिया। साथ ही मैसेज भी कर दिया कि प्रिंसेस मालिनी यहाँ पर हैं, कोई जुगाड़ करो यहाँ से भागने का। मैसेज सेंड करने के बाद वो मालिनी के पास आ गए और वहीं पर रखी एक चेयर पर बैठकर उसे बैठने का इशारा किया। ये देखकर मालिनी खुश हो गई और उनके करीब एक चेयर खींचकर बैठ गई। क्या बात है कुंवर साहब, आप हमसे क्यों खफा रहते हैं? मालिनी ने बातों का सिलसिला शुरू किया। आपको गलत फहमी है, हम आपसे खफा नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? वीर प्रताप इधर उधर देखते हुए बोले। आप हमारी तरफ देखकर बात कीजिए। कुंवर साहब, आप भूल रहे हैं कि जब हम आपके पास इंदौर में आए थे तो आपने हमें अपने महल में रुकने नहीं दिया था। मालिनी ने भवें चढ़ाकर कहा। प्रिंसेस, आपको हमने बताया था कि हमारे महल में कोई भी महिला कर्मचारी या रिश्तेदार नहीं है। सिर्फ हम दो भाई और हमारे ढेर सारे पुरुष सुरक्षाकर्मी ही वहाँ पर रहते हैं। हम अपने और अपने भाई की तो गारंटी दे सकते थे, मगर दूसरों की नहीं। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता थी, इसीलिए हमने आपको अपने महल में नहीं रहने दिया। आप इस चीज़ को समझते क्यों नहीं हैं? आप महिला हैं और सिर्फ दोस्त हैं, समझ रही हैं ना? आप लोग क्या कहेंगे, इस बात की भी फिक्र करनी पड़ती है। वीर प्रताप बड़ी नरमी से बोले। कमाल है, आप तो विदेश में पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप भूल रही हैं प्रिंसेस कि हम हिंदुस्तान में हैं और राज परिवार से हैं। हमें अपने संस्कारों की रक्षा खुद करनी होती है। इसमें विदेश और देश में पढ़े लिखे होने का क्या मतलब? संस्कार तो संस्कार होते हैं और वो हमें परिवार से मिलते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार में हमें लेकर कोई गलत बातें कही जाएं, हम पर कोई कीचड़ उछाला जाए। वीर प्रताप ने बहुत ही संयम से अपनी बात रखी, जबकि उनके मन में गुस्से का लावा उबल रहा था मालिनी को वहां पर देखकर। वो सोच रहे थे कि उन्हें पता है हम उन्हें भाव नहीं देते हैं, इसके बावजूद भी हमसे चिपकने की कोशिश क्यों कर रही हैं। कॉफ़ी नहीं पिलाएंगे क्या? मालिनी ने वीर प्रताप से कहा। आप अंदर चलिए, हम अभी आते हैं। नहीं, हम आप ही के साथ जाएंगे। आपका कोई भरोसा नहीं है कि आप रास्ते में ही कहीं गायब हो जाएं। हमें पता है आप हमसे कट रहे हैं। वीर प्रताप जोर से हंसे और फिर बोले, इसके बावजूद भी आप हमारे आगे पीछे घूम रही हैं, क्या मतलब है आपका? मालिनी ने कुछ ना समझते हुए पूछा। कुछ नहीं, आप बैठिए, हम कॉफ़ी का ऑर्डर देते हैं। इतना कहकर वीर प्रताप ने अपने पास में खड़े एक नौकर को बुलाकर चाय कप कॉफ़ी लाने को कहा। उन्होंने सामने से आते हुए अपने दोनों चचेरे भाइयों अंशुल प्रताप और रवि प्रताप को देख लिया था। हम तो दो लोग ही हैं यहाँ पर, आपने 4 कप कॉफ़ी क्यों मंगवाई? मालिनी हैरान रह गई। वो सामने देखिए, हमारे दोनों कुंवर भी यहाँ आ रहे हैं। वीर प्रताप ने अपनी उंगली से एक और इशारा करते हुए कहा। ये देखकर मालिनी छल्ला गई। कहाँ तो वो वीर प्रताप के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती थी, और अब ये 2 भाई आ गए हैं और वीर प्रताप को बहाना मिल जाएगा उससे पीछा छुड़ाने का। आओ आओ मेरे शेरों, बड़ी देर कर दी आते आते। वीर प्रताप ने हंसते हुए उन दोनों से कहा। वो दोनों भी हंसते हुए बोले, दादा भाई साहब, हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा मौका दिया जाए खुश होने का, इसीलिए हम लेट हो गए। बकवास बंद करिए और बताइए, इतनी देर क्यों कर दी आपने? आपको पता है हम यहाँ अकेले काम कर रहे हैं और काम ज़्यादा है। 2 घंटे पहले आपको बुलाया था हमने। वीर प्रताप ने थोड़ा गुस्सा सा दिखाया। अंशुल प्रताप मामले को समझकर हंस रहे थे। आप ज़्यादा हंसिए मत, अगर आपके राज यहाँ खोल दिए गए ना तो आप रोते हुए नजर आएंगे। वीर प्रताप बोले, दादा भाई साहब, आपने हमें अपने काम के लिए बुलाया है, ये मत भूलिए, वरना हम अभी उठकर चले जाएंगे यहाँ से। अभी तो पॉल हमारे कोर्ट में है और आप हमारे रहमो करम पर हैं, समझे आप? अंशुल प्रताप ने हंसते हुए कहा। वीर प्रताप अंशुल प्रताप को घूरते रह गए। हम जा रहे हैं, मालिनी ने अकड़ते हुए कहा। अरे बैठिए ना, आपके कहने पर तो हमने कॉफ़ी मंगवाई है, आने वाली है कॉफ़ी। वीर प्रताप ने बड़े प्यार से कहा। नहीं, आप ही पीजिए और अपने भाइयों को पिलाइए, आपके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। इतना कहकर मालिनी वहाँ से उठी और चली गई। पीछे से अंशुल प्रताप जोर जोर से हंसने लगे, जो वहाँ से जाती हुई मालिनी को चुभ रही थी। तेजस्वी राज का बर्थडे पूरी धूमधाम से मनाया जा चुका था। इस बात को बीते 2 दिन हो चुके थे। इस समय परिवार के सभी पुरुष सदस्य ब्रेकफास्ट करने के बाद एक साथ बैठे हुए थे और हंसी मजाक का दौर चल रहा था। इसी बीच वीर प्रताप का फ़ोन आ गया। उन्होंने फ़ोन रिसीव किया तो पता चला कि उनके ज़रूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी थी। सीनियर मैनेजर ने उन्हें सूचित किया था।
हम वापस कल सुबह इंदौर जा रहे हैं। हमारी परसों एक ज़रूरी मीटिंग होनी है, वीर प्रताप ने अनाउंस किया। छोटे कुंवर, आप वापस इंदौर जा तो रहे हैं, मगर इस बात को भूलिएगा मत कि पिछली बार आप पर हमला हुआ था। इसीलिए हमारा ख्याल है कि इस बार आप अपने जाने का समय किसी से डिस्कस ना करें और चुपचाप से चौपर से निकल जाइए। फिलहाल यहाँ पर चौपर की ज़रूरत नहीं है हमें, महाराज हनूर प्रताप ने वीर प्रताप को सलाह दी। दादाश्री, आपका कहना सत्य है, लेकिन दादाश्री, हम तब तक इनसे इस तरह से डरते रहेंगे। हम अपने साथ काफ़ी सारे कमांडोज और सुरक्षा गार्ड लेकर जाएंगे। बेकार है आपका सुझाव। जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा ही करिए। ठीक है दादाश्री, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। वीर प्रताप ने अपने दादाश्री के आगे सर झुकाकर जवाब दिया। तो फिर ठीक है, हम आज ही चॉपर को तैयार करने के लिए कहते हैं। आप आज लंच के बाद निकल जाइए और इस बात का पता आप किसी को नहीं देंगे। जी ठीक है दादाश्री। इतना कहकर वीर प्रताप ने अंशुल प्रताप को अपने बेडरूम में आने के लिए कहा और वहां से निकल गए। कुछ ही देर में अंशुल प्रताप वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना अपना बैग पैक करने के लिए कहा और ये भी हिदायत दी कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो आज ही दोपहर को यहाँ से निकल रहे हैं। गौरी अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के कैबिन में बैठे काम कर रही थी। शाम का समय हो गया था और चपरासी चाय लेकर उनके कैबिन में आ गया था। गौरी ने चाय का कप जैसे ही उठाकर मुंह में लगाया, तभी उसका इंटरकॉम बज उठा। उसने चाय का कप नीचे रखा और फ़ोन उठाकर उसे रिसीव कर लिया। हमारे कैबिन में आइए, एक भारी और गंभीर आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। आपके कैबिन में? मगर आप हैं कहाँ? गौरी हैरान रह गई। ये तो अपने खड़ूस सीईओ की आवाज़ है, पर खड़ूस सीईओ तो अपनी रियासत में है। गौरी सोच में पड़ गई। हम अपने कैबिन में हैं, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? जल्दी से आइए। हे भगवान, एक कप चाय भी आराम से नहीं पी सकते हम। आ गई हमारी जान खाने को। इतना कहते हुए वो अपनी सीट से उठी और वीर प्रताप के कैबिन की तरफ बढ़ गई। मैं आई कम इन सर? दरवाजे पर पहुंचकर गौरी ने कहा। यस कम इन एंड सिट डाउन। वीर प्रताप ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। उनके ऑफिस में सीनियर मैनेजर बैठे हुए थे और कॉफ़ी के 3 कप रखे हुए थे। ये आपकी कॉफ़ी का कप है, कॉफ़ी पीजिए, वीर प्रताप ने कहा। लगता है हमें कॉफ़ी पिलाने का ठेका तो इन्हीं को ही मिला हुआ है। गौरी मन ही मन बोली और चुपचाप से चेयर खींच कर बैठ गई और कॉफ़ी का कप उसने अपने हाथ में उठा लिया। कल हमारी मिस्टर शेरावत के साथ मीटिंग है, क्या सारे पेपर्स तैयार हैं? सीनियर मैनेजर ने गौरी से पूछा। जी सर, सब तैयार है और प्रोजेक्ट की सारी रिपोर्ट और स्लाइड्स भी तैयार करवा दी गए। ठीक है मिस राव, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वीर प्रताप ने कहा। जी कहिए। आपने हमारी जान बचाई थी, हम आपको इसके लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं। क्या मतलब? हमने आपकी जान कब और किस हमले में बचाई? गौरी अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और बड़ी हैरानी से बोली। बैठ जाइए, वीर प्रताप ने कहा। मगर गौरी नहीं बैठी, वो तो उन्हें घूर कर देख रही थी। हमें घूरना बंद कीजिए और बैठ जाइए, वीर प्रताप बड़े नरम स्वर में बोले। सीनियर मैनेजर ने हाथ बढ़ाकर गौरी का हाथ पकड़ा और उसे बैठने का इशारा किया। गौरी दोबारा चेयर पर बैठकर बोली। आप किस हमले की बात कर रहे हैं? हमने तो आपको नहीं बचाया, तो फिर आप हमें क्यों शुक्रिया कर रहे हैं? आपकी याददाश्त कमज़ोर है या आप उस हमले में घायल होने के बाद सब कुछ भूल गई हैं, या आप जानबूझकर ऐसा कह रही हैं? हमें याद है कि आपको गोली कंधे पर लगी थी, सर पर नहीं। फिर आपकी याददाश्त कैसे जा सकती है? वीर प्रताप ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा। हमले में हम घायल? ओह माय गॉड, उस दिन आप पर हमला हुआ था। उस कार के अंदर आप बैठे हुए थे, वो 4 लोग आप पर गोलियां चला रहे थे। सच में गौरी हैरान हो गई और दोबारा अपनी सीट से खड़ी हो गई। बैठ जाइए, आप बार बार खड़ी क्यों हो जाती हैं? जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हमें तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आप पर हमला हो रहा है उस कार में। हमें तो लगा कि कोई और होगा, गौरी हैरानी से बोली। तो फिर आप उन हमलावरों को अपनी बाइक से क्यों कुचल रही थी? वीर प्रताप ने हैरानी से पूछा। हमें लगा कि वो एक निहत्थे पर गोलियां चला रहे हैं। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, बस इस वजह से हमने हमलावरों को अपनी बाइक से कुचलने की कोशिश की। मगर सच में हमें नहीं मालूम था कि उस कार में आप हैं और आप पर हमला हो रहा है। ओह माय गॉड, आपको कोई गोली तो नहीं लगी? आप तो सेफ थे ना? गौरी हैरानी से बोली। क्या आप सच कह रही हैं कि आपको कभी भी घर वालों ने नहीं बताया इस बारे में कि आपने हमें बचाया है? वीर प्रताप बड़ी हैरानी से गौरी की तरफ देख रहे थे। नहीं तो, वो अभी वैसे हैरान परेशान थी। दरअसल एक तो गौरी घायल, ऊपर से पूरा परिवार अपनी खोई हुई प्रिंसेस को दोबारा वापस पाकर इतने खुश और मग्न हो गई थी कि उन्हें कुछ और याद ही नहीं रहा।
बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था। एक तरफ वीर प्रताप हैरान थे तो दूसरी तरफ गौरी हैरान थी। गौरी इसलिए हैरान थी क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं था कि उस कार में कौन बैठा है। उसे तो बस इतना लगा कि वो उन हमलावरों पर हमला कर सकती है, अपनी बाइक से कुचल सकती है। बस इसीलिए उसने ऐसा किया था। और उसके घर वालों ने भी कभी उससे नहीं बताया तो उस घटना में क्या हुआ था, कौन घायल हुआ था। कमाल है, 2 महीने हो गए हैं इस घटना को और हमारे परिवार में हमें किसी ने बताया ही नहीं कि हमला किस पर हुआ था। गौरी बड़बड़ाई। वीर प्रताप इसीलिए हैरान थे कि गौरी को आज तक पता ही नहीं चला कि उसने हमलावरों पर हमला तो किया, मगर किसको बचाने के लिए किया। वो बड़े गौर से गौरी को बड़बड़ाते हुए देख रहे थे। 1 मिनट कहकर गौरी ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी माँ श्रीमती राव को फोन लगा दिया, साथ ही स्पीकर भी ऑन कर दिया। मॉम, उस दिन हमले में कौन घायल हुआ था हमारे अलावा? कौन था उस कार में? क्या आपको मालूम है इस बारे में? अरे बेटा, तुम्हारे सीओ कुंवर वीर प्रताप उस कार में थे। उनके ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड्स मारे जा चुके थे और वो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। तभी तुम वहां पर पहुंची और तुमने हमलावरों को कुचलना शुरू कर दिया। 2 को तो तुमने कुचल दिया था। तुम तीसरे को कुचलने जा रही थी कि चौथे ने तुम पर गोली चला दी और गोली तुम्हारे कंधे पर लगी थी और तुम बाइक से गिर गई थी, वहीं बेहोश भी हो गई थी। तब तुम्हारे बॉस को वीर प्रताप कार से बाहर निकले और उन्होंने हमलावरों पर गोली चला दी थी। उनके हाथ में भी गोली लग गई थी। उन्होंने ही पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। उन्होंने ही तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और मुझे सूचना दी थी कि तुम हॉस्पिटल में हो। अरे इतना कुछ हो गया और आपने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। गलत बात है मॉम, आपको हमें बताना चाहिए था कि क्या हुआ था। हमें तो कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। लेकिन तुम्हें अब इस बारे में जानने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इतने दिनों तक तो तुमने पूछा ही नहीं। मॉम, आज हमारे सीईओ ऑफिस आए हैं, उन्होंने हमें शुक्रिया कहने के लिए बुलाया। तब हमें पता चला कि उस दिन उस कार में सीईओ थे। आपने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। गलत बात है माँ, अब हम उनके सामने शर्मिंदा से हो गए हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि हम जानबूझकर अपनी याददाश्त खोने का बहाना कर रहे हैं। ज़रा अपने सीईओ को फ़ोन दो, उनसे बात करती हूँ। हमारी मॉम से बात करिए, कहकर गौरी ने फ़ोन वीर प्रताप की ओर बढ़ा दिया। हेलो, वीर प्रताप ने कहा। साहब नमस्कार। हमारी बिटिया सही कह रही है, हमने उनको नहीं बताया था कि उस हमले में उस दिन कार में आप थे। दरअसल हमारे घर पर काफ़ी लोग थे और हमारी बेटी के माता पिता भी यहाँ आए हुए थे। उनका पूरा परिवार भी था। काफ़ी सालों बाद उनसे मुलाकात हुई थी बेटी की, तो वो अपनी ही बातें करते रहे। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला इस बारे में जिक्र करने का। माफ़ कर दीजिए। अरे आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, हम समझ सकते हैं। इतना कहकर वीर प्रताप ने फ़ोन काट दिया। मिस राव, आप बहुत बहादुर हैं। आपने तो सोचा ही नहीं अपने बारे में कि गोली आपको लग सकती थी और आप बिना सोचे समझे हमलावरों पर टूट पड़ी। वीर प्रताप प्रशंसा भरी नज़रों से गौरी की ओर देखते हुए कह रहे थे। गौरी की नज़रें फर्श पर जमी हुई थी। सीनियर मैनेजर भी उसे बड़े कौतूहल और प्रशंसा भरी नज़रों से देख रहे थे। मतलब कि आपको पता ही नहीं कि कार में कौन है, किस पर हमला हो रहा है। आपने ज़बरदस्ती घुसकर हमलावरों को घायल कर दिया। आपको पता है, 2 लोगों के तो पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, उनकी पसलियां टूट गई हैं। सीनियर मैनेजर ने हंसते हुए कहा। क्या सच में? आप सच कह रहे हैं? कोरी चहक कर बोली। और नहीं तो क्या, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा इतनी बड़ी बात को। उन्होंने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। वीर प्रताप ने गौरी को इस तरह चहकते हुए देखा तो वो देखते रह गए। कुछ देर पहले तो हैरान परेशान दिख रही थी और फर्श को ताक रही थी, और अब अचानक चहक रही है। चिंगारी में अभी भी बचपना बाकी है, वो मन ही मन बोले और मुस्कुराए। सीनियर मैनेजर साहब, आप एक छोटी सी हाउस पार्टी का इंतज़ाम करिए, जिसमें ऑफिस के सब लोग, स्टाफ के, अपने परिवार के लोग होंगे। हम सबके सामने मिस राव का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इनकी बहादुरी का सम्मान करना चाहते हैं। वीर प्रताप ने गौरी की ओर बड़े प्यार से देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। जी सर, ज़रूर हम इंतज़ाम करते हैं। आप हमें कोई सूटेबल डेट बता दीजिए। अरे आप ही कोई दिन फिक्स कर लीजिए। बस इतना देख लीजिएगा कि उस दिन कोई मीटिंग ना हो, न सुबह को न शाम को हो। शानदार लंच पार्टी होनी चाहिए। अरे सुनिए तो सर, इस पार्टी की क्या ज़रूरत है? अगर आपको हमें शुक्रिया ही कहना है तो आप हमें नौकरी से निकाल दीजिए ना। हम जॉब छोड़ना चाहते हैं, गौरी जल्दी से बोली। वीर प्रताप बड़ी हैरानी से गौरी की तरफ देखकर बोले। आपको जॉब छोड़ने की क्या ज़रूरत है? हम आपको परेशान कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है, बस यूं ही। गौरी हड़बड़ा गई। जॉब तो हम आपको छोड़ने नहीं देंगे, समझिए आप। भूल जाइए, 3 साल से पहले आप कुछ नहीं कहेंगी। और अगर हम आपको 3 करोड़ रुपया अभी इसी वक्त दे दें, तब तो हम जॉब छोड़ सकते हैं ना।
तब आपको 3 करोड़ नहीं 30 करोड़ रुपए देना होगा। आप पागल हो गए हैं क्या? कौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वीर प्रताप को घूरते हुए जोर से कहा। पागल हम नहीं, आप हैं। अब आप अपनी सीट पर जा सकती हैं। जाइए अपना काम कीजिए। वीर प्रताप ने भी जोर से मगर कड़क लहजे में कहा। गौरी अपने चेयर से उठी और गुस्से में भुनभुनाती हुई दरवाजे तक गई। उसे खोला और दरवाजे को जोर से पटककर बंद करके बाहर निकल गई। उसको कमरे से बाहर निकलते ही वीर प्रताप जोर जोर से हंसने लगे। सीनियर मैनेजर उन्हें हैरत से देख रहे थे। हम सोच रहे हैं इन्हें छोटी कुंवरानी का दर्जा दे ही दें। क्यों सीनियर मैनेजर, आप क्या बोलते हैं? वीर प्रताप ने हंसते हुए सीनियर मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा। क्या? सीनियर मैनेजर वैसे ही हैरान थे। अब उनकी ये बात सुनकर उनका मुंह खुला रह गया। जी हम सही कह रहे हैं, लेकिन आप हैरत से हमें क्यों देख रहे हैं? वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए सीनियर मैनेजर से पूछा। सब बात ही कुछ ऐसी है। कहा तो आप शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे, और आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सीनियर मैनेजर अब सामान्य हो गए थे, इसीलिए मुस्कुराते हुए बोले। मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या हम इन्हें छोटी कुंवर रानी का दर्जा दे दें? क्या ये ठीक रहेगा? वीर प्रताप ने दोबारा पूछा। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं जो हमसे पूछ रहे हैं? हमारी क्या मजाल कि आपकी पसंद को हम नापसंद करें। वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि आप मिस राव को पसंद करते हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप उन्हें छोटी कुंवर रानी बनाते हैं। सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली भी हैं। सीनियर मैनेजर ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। हाँ, लेकिन थोड़ी सी पागल भी है। देखिए ना, हिम्मत तो ठीक है, मगर ऐसी हिम्मत भी क्या ज़रूरत थी कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए गोलियों की बौछार के बीच दूसरों की जान बचाने के लिए घुस गई, और उन्हें पता ही नहीं उन्होंने किसकी जान बचाई। इतना कहकर वो हंसने लगे कि दोबारा बोले। ठीक है, फिर आप जल्दी से इन हाउस पार्टी का इंतज़ाम करिए और दिन तय कर लीजिए, और हमें बता दीजिएगा। हम अपने माता पिता और दादाश्री को यहाँ बुलाना चाहेंगे। उस दिन हम चाहते हैं कि हम सबके सामने मिस राव को प्रपोज करें। जी सर। इतना कहकर सीनियर मैनेजर उनके ऑफिस से बाहर आ गए। गौरी गुस्से में भुनभुनाती हुई अपने कैबिन में आ गई और उसका दरवाज़ा खोल कर अपने सीट पर धम से बैठ गई। अब 3 करोड़ नहीं 30 करोड़ चाहिए आपको। हम तो आपको एक पैसा भी नहीं देना पसंद करेंगे। हमारे पास हराम के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, झेल लेंगे आपको 1.5 साल और। समझते क्या हैं आप अपने आप को? आपके नाक में दम करके रखेंगे अब हम। गौरी गुस्से में अकेले बोली जा रही थी और अंशुल प्रताप उनके कैबिन के दरवाजे पर खड़े उन्हें बोलता हुआ सुन रहे थे और हैरानी से देख रहे थे कि ये किसके लिए ऐसा कह रही हैं। हे ब्यूटीफुल, व्हाट हैपेंड? गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस तरफ देखा जहाँ पर अंशुल प्रताप खड़े थे। हम आपके भाई उस खड़ी सीईओ का सर फोड़ देंगे। गौरी गुस्से में बोली। ज़रूर ज़रूर फोड़ देना, हम भी यही चाहते हैं। अच्छा, आज शाम को कॉफ़ी पीने चलें? आपका मूड हम ठीक कर देंगे। ऑफिस से जल्दी निकल जाना, हम आपको आपकी बाइक के पास मिलेंगे। इतना कहकर अंशुल प्रताप ने थम्स अप किया और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए। गौरी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 4:45 बज रहे थे। उसने पैकअप किया, फाइल्स तरीके से लगाई, लैपटॉप बंद किया और अपने कैबिन से अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। आप जल्दी जा रही हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा, जो उसे रास्ते में मिल गए थे। जी, हम जल्दी जा रहे हैं। आप हमें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, हमारा मूड ठीक नहीं है। इतना कहकर वो पीछे देखे बिना आगे निकल गई। वीर प्रताप भी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास खड़े उसको सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। नीचे पार्किंग में आई तो देखा अंशुल प्रताप उसके बाइक के पास खड़े थे। उसे देखते ही उन्होंने अपनी जेब से चॉकलेट का पैकेट निकाला और उसके आगे कर दिया। चॉकलेट खा लीजिए, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और हैप्पी हार्मोन्स भी बनेगा और आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। अंशुल प्रताप ने बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहा। गौरी ने हाथ बढ़ाकर चॉकलेट ले लिया और वहीं उसे खोलकर खाने लगी। जब चॉकलेट आधी खा चुकी तब उसने आधा चॉकलेट अंशुल प्रताप के मुंह में डाल दिया और बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट कर दी। उसके पीछे बैठकर अंशुल प्रताप उसकी कमर पकड़कर बैठ गए। गौरी ने बाइक आगे बढ़ा दी। अपने ऑफिस की खिड़की से देख रहे वीर प्रताप गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसकर खड़े थे और बड़बड़ा रहे थे। कुंवर अंशुल प्रताप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। लगता है इन्हें वापस रियासत में भेजना पड़ेगा। वैसे भी दिन भर निठल्लों की तरह इस टेबल से उस टेबल पर घूमते रहते हैं और किसी भी लड़की के साथ बैठकर गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। चलो औरों के साथ गप्पे मार लें तो कोई बात नहीं, मगर मिस राव के साथ क्यों? हमने उन्हें मना किया था कि इनके साथ ज़्यादा मेलजोल ना रखें। शाम को महल में आइए, बताते हैं आपको। बताइए कौन सी कॉफ़ी पीना है आपको?
अंशुल प्रताप ने चेयर खींचकर गौरी को बैठाते हुए पूछा, यार कॉफ़ी तो हमें उस खड़ी सीईओ ने पिला दी है, आज कुछ और पीते हैं, जैसे कि शेक या मॉकटेल। ठीक है कहकर अंशुल प्रताप ने वेटर को बुलाया और ऑर्डर दे दिया। आपका मूड इतना क्यों ख़राब है? कुंवर साहब, क्या आपको मालूम है अभी हाल ही में जब हाईवे पर आपके खड़ूस भाई साहब पर हमला हो रहा था तब हम वहाँ पर घुस गए थे और हमने हमलावरों को कुचलने की कोशिश की थी। हाँ हमें मालूम है, उस दिन आपको गोली लग गई थी और घायल हो गई थी। आपको हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ आपका ऑपरेशन हुआ था। उस सारी रात हम वहाँ पर थे आपकी मॉम के साथ, और उसी रात 2 बजे तक कुंवर नयन और उनके फादर भी आ गए थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था, हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि उस हमले में आपके भाई साहब थे। अगर हमें पता होता एक खड़ूस सीईओ हैं जिस पर हमला हो रहा है तो हम बिल्कुल भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करते। गौरी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। ये सुनकर अंशुल प्रताप हंसने लगे। आप हंस क्यों रहे हैं? उसने गुस्से में उनकी तरफ देखा। आप गुस्से में बहुत प्यारी लगती हैं। और अंशुल प्रताप फिर हंसने लगे। और आप हंसते हुए बहुत गंदे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, कहकर गौरी ने अपने बैग से अंशुल प्रताप को मारना शुरू कर दिया। वो कुछ देर तक गौरी के बैग से मार खाते रहे, फिर हंसते हुए उसका बैग पकड़कर बोले, बस बस हो गया मारना पीटना, लीजिए एक चॉकलेट और खा लीजिए, आपका मूड फिर से हैप्पी हो जाएगा। कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाला। कमाल है, आपको मारने पर चॉकलेट मिलता है, फिर तो मैं आपको रोज़ मारा करूँगी। इतना कहकर गौरी ने अपना बैग साइड में रख दिया और चॉकलेट खोलकर खाने लगी। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ गया और दोनों मॉकटेल्स और स्नैक्स एंजॉय करने लगे। तेजस्वी राज ने फ़ोन रिसीव किया और दूसरी तरफ से जो सुना उसे सुनकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। दोबारा से कहिए, आपने क्या कहा है? माताश्री, इतना साफ साफ तो कह रहे हैं हम शादी करना चाहते हैं, हमने लड़की पसंद कर ली है। इसमें हैरान होने की क्या बात है? दूसरी तरफ से वीर प्रताप की आवाज़ आई। हम तो इसलिए हैरान हैं कि आपने शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और लड़की भी पसंद कर ली है आपने। ये हैरानी की बात नहीं तो और क्या है? यहाँ हम आपसे कहते कहते थक गए कि शादी कर लीजिए, लेकिन आप नहीं मान रहे थे। प्रिंसेस मालिनी के परिवार की तरफ से लगातार हम पर दबाव बना हुआ है। उन्हें हम ये कहते कहते थक गए हैं कि हमारे कुंवर साहब अभी शादी करने के लिए राज़ी नहीं हैं। माताश्री, आप प्रिंसेस मालिनी के परिवार से साफ मना कर दीजिए कि हम उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं। हमने कोई और लड़की पसंद कर ली है। वो तो ठीक है, हम कह देंगे, मगर ये तो बताइए कि लड़की कौन है, किस रियासत की है? हम आप सबको यहाँ इंदौर में इनवाइट कर रहे हैं। हमारी इन हाउस पार्टी है। ये पार्टी हमने उस लड़की की बहादुरी के सम्मान के लिए रखी है। उस लड़की से आप यहीं मिल लीजिएगा। और हाँ, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वो वही लड़की है जिसने हमारी जान बचाने के लिए हमलावरों की गोली की भी परवाह नहीं की थी और बीच में ही कूद गई थी। वो लड़की, वो तो आपके ऑफिस में काम करती है, जिनके पिता आपके बड़े भाई साहब के साथ काम करते थे और उनकी गोली लगने से डेथ हो गई थी, वही है ना? जी माताश्री, वही लड़की। अब आप परिवार के सभी लोगों को लेकर यहाँ इंदौर वाले महल में आ जाइए। हम उनके परिवार को सूचित कर देते हैं, वो लोग भी यहाँ आएंगे तब सबके सामने। इतना कहकर वीर प्रताप रुक गए। बोलिए कुंवर, आप रुक क्यों गए? आगे बोलिए। रानी माँ ने आग्रह किया। आगे आप उनके परिवार से बात कर लीजिएगा। क्या आपने अपने पिताश्री से इस बारे में बात की है? नहीं, पिताश्री से भी आप ही बात करिएगा। उनसे कह दीजिए सभी लोग यहाँ आ जाएं जो आना चाहते हैं। ठीक है, हम बात कर लेंगे, आप तैयारी कीजिए और अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। रानी माँ ने कहा और दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। वीर प्रताप ने अपनी रानी माँ से बात के बाद कुंवर नयन को फ़ोन मिला दिया। हेलो कुंवर साहब, हम कुंवर वीर प्रताप इंदौर से बोल रहे हैं। उधर से नयन ने के रिस्पॉन्स आने पर वीर प्रताप ने फ़ोन पर बोलना शुरू किया। जी नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? नयन ने उधर से जवाब दिया। हम एक छोटी सी थैंक्स पार्टी रख रहे हैं इस दिन को, कि आप अपने परिवार के साथ यहाँ आने का कष्ट करेंगे। वीर प्रताप ने दिन और तारीख बताई। उधर से नयन के हंसने की आवाज़ आई और बोले, कैसे थैंक्स पार्टी है ये? अरे कुंवर साहब, उस दिन हमले में आपके प्रिंसेस ने हमारी जान बचाई थी तो उन्हें थैंक्स कहना है। आ जाइए, आप सबकी उपस्थिति अति आवश्यक है। वीर प्रताप ने हंसते हुए कहा। ठीक है, हम अपने डैड से कहते हैं। वैसे भी डैड और हम कल इंदौर के लिए ही आ रहे हैं। मॉम तो इंदौर में ही है, शायद आपको पता हो। अरे सच में, आपकी मॉम यहीं पर हैं? हमें मालूम नहीं था। उनका एड्रेस दीजिए हमें, हम उनसे मिलकर आते हैं, उन्हें भी इनवाइट कर लेते हैं।
अरे वो हमारे प्रिंसेस के साथ ही तो रहती हैं। आप गए तो हैं वहाँ पर उनके फ्लैट पर? ओह, हम तो भूल ही गए। अच्छा ठीक है, हम आज शाम ही उनसे मिल लेते हैं। वीर प्रताप ने कहा और फोन काट दिया। उन्होंने अपनी कलाई में बंधी राडो रिस्ट वॉच में समय देखा। इस समय शाम के 5 बज रहे थे। वो सोचने लगे कि क्या वो गौरी के साथ उनके घर जाएं या फिर उनसे पहले पहुंच जाएं, या उसके घर पहुंचने के बाद घर पहुंचे और सरप्राइज दें। काफ़ी देर तक वो सोचते रहे मगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वो इतना तो जानते थे कि गौरी उनके साथ कहीं नहीं जाएगी। क्या मिस राव हमसे शादी के लिए हाँ कह देंगी? हमारा प्रपोजल स्वीकार कर लेंगी? वीर प्रताप गहरी सोच में बैठे हुए थे, तभी सीनियर मैनेजर उनके ऑफिस के दरवाजे पर नॉक करने लगे। वो अपनी सोच से बाहर निकले और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। कुछ देर तक ऑफिस वर्क के बारे में डिस्कस करने के बाद सहसा वीर प्रताप ने कहा, एक सलाह दीजिए। कहिए सर। हम इतना कहकर वीर प्रताप रुके। कहिए सर, क्या बात है? हम मिस राव के परिवार को भी इनवाइट करना चाहते हैं पर्सनली। आप हमें बताएं कि उनके पास किस समय जाना चाहिए। सर, इसमें सोचने जैसी क्या बात है, आप जब चाहे जा सकते हैं। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश होंगी कि मालिक हमारे घर पर आए हैं। सीनियर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हमें डर क्यों लग रहा है? मिस राव का गुस्सा तो आप जानते हैं, कहीं वो हमें अपने घर में देखकर इंसल्ट ना कर दें। सीनियर मैनेजर को अचानक हंसी आ गई। क्या हुआ सर, आप हंस क्यों रहे हैं? वीर प्रताप ने उन्हें उलझी हुई नजरों से देखा। सर, आप तो उन्हें उस दिन प्रपोज भी करने वाले हैं, और अगर यही डर आपके मन में रहा तो कैसे आगे काम बढ़ेगा? सीनियर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर प्रताप ने सीनियर मैनेजर के चेहरे की तरफ देखा और फिर खुद भी मुस्कुरा उठे। उनकी नजरों में गौरी का गुस्सा भरा चेहरा घूम गया था। सही कह रहे हैं आप, टेढ़ी खीर है वो चिंगारी। पता नहीं हम उन्हें प्रपोज कर पाएंगे या नहीं। वीर प्रताप अब खुद भी हंसने लगे। एक काम करते हैं, चलिए आप और हम दोनों मिलकर उनके घर चलते हैं और नारायणी जी और श्रीमती राव दोनों को एक साथ इनवाइट कर देंगे। अरे सर, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं छोटा सा। सीनियर मैनेजर हिचकिचाए। कैसे बात करते हैं आप? क्या हमने कभी आपको ऐसा महसूस होने दिया है कि आप छोटे हैं और हम बड़े? ऐसा मत कहिए, भले ही हम सीईओ हैं मगर उम्र और अनुभव में आप हमसे बहुत बड़े हैं। यहाँ सारे व्यवसाय को आप ही बड़ी कुशलता से संभालते हैं। हम आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। आप हमारे साथ चल रहे हैं, यह हमारा आग्रह है आपसे, आदेश नहीं। और अगर आप ना नुकर करेंगे तो फिर हम आपको आदेश देंगे, फिर आपको चलना ही पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है हमारे आग्रह को मान जाइए। वीर प्रताप ने हंसते हुए कहा। ठीक है सर, हम दोनों ही चलते हैं। मैं ज़रा अपने कैबिन में जाकर पैकअप करके आता हूँ। इतना कहकर सीनियर मैनेजर अपने कैबिन की ओर बढ़ गए। आज भी अंशुल प्रताप के साथ कॉफ़ी पीने के बाद गौरी अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो अपने फ्लैट के गेट के पास पहुंची, उसके फ्लैट से कुछ ही दूरी पर खड़ी कार की तरफ उसने एक नज़र देखा। उसे लगा ये कार उसने कहीं देखी है, मगर दिमाग में जोर देने पर भी उसे याद नहीं आया। तो वो अपना सर झटक कर अपने फ्लैट की ओर बढ़ गई। बाइक से उतरकर गेट खोला और फिर वापस बाइक में बैठकर फ्लैट के पोर्च पे आकर उसने अपनी बाइक रोक के उतरकर बाइक को स्टैंड पर लगाया और अंदर ड्राइंग रूम में घुसी। अंदर घुसते वो ठिठक कर रुक गई। उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे वीर प्रताप और सीनियर मैनेजर पर पड़ी। सामने दूसरे सोफे पर नारायणी और श्रीमती राव बैठे हुए थे और आपस में बड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अरे, आप लोग यहाँ? कौरी के मुंह से निकला। कौरी को देखते ही श्रीमती राव उठ खड़ी हुई और बोली, आओ बेटा, देखो तो आपके बॉस और आपके मैनेजर साहब आए हुए हैं। तुम यहाँ बैठो और इनके साथ बातें करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की ओर बढ़ गई। गौरी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ और ड्रेस चेंज कर, उसके बाद आराम से नीचे आओ, नारायणी ने कहा। जी कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा श्रीमती राव सबके लिए कॉफ़ी और बिस्किट और नमकीन और स्वीट्स लेकर आ गई हैं, जिसे सेंटर टेबल पर करीने से रख दिया गया था। बैठो कहकर नारायणी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास बैठा लिया। श्रीमती राव ने सबको कॉफ़ी सर्व की और सब चुपचाप पीने लगे। आप तो ऑफिस से 5 बजे ही निकल गई थी और अब इस समय 6:30 बजे घर आ रही हैं। लेट कैसे हो गई आप? वीर प्रताप ने बड़े नरम लहजे में पूछा। जी वो क्या है ना कि हम अंशुल प्रताप जी के साथ कॉफ़ी पीने चले गए थे, इसीलिए लेट हो गए। गौरी ने गहरी नज़रों से वीर प्रताप की तरफ देखकर कहा। वो जानती थी कि वीर प्रताप को उसका और अंशुल प्रताप का आपस में मेल जोल पसंद नहीं है। ओहो, इतना कहकर वीर प्रताप चुप हो गए और मन ही मन खार खा गए कि ये लड़की इस तरह से क्यों बोलती है। इसे क्या ज़रूरत है अंशुल प्रताप के साथ कॉफ़ी पीने की?
हमारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए तो नखरे दिखाती हैं। जॉब एग्रीमेंट में कॉफ़ी पीने का क्लॉज नहीं है को रिमाइंड करवाती है। गौरी चुपचाप उनके चेहरे की ओर देख रही थी और उनके भाव को समझने की कोशिश कर रही थी। साथ ही मन ही मन खुश भी हो रही थी कि देखो खड़ूस कैसे कुड़ रहा है। यहाँ आने की कोई खास वजह सर? गौरी ने सीनियर मैनेजर की ओर देखते हुए कहा। हाँ मिस राव, सर ने अपने महल में इन हाउस पार्टी रखी है, तो हम लोग श्रीमती राव और मिसेस नारायणी को इनवाइट करने आए हैं। वेरी गुड। किस खुशी में है पार्टी और कब है पार्टी? लेकिन हमारी मॉम्स उस पार्टी में क्या करेंगी? गौरी हैरानी से बोली। सभी एंजॉय करेंगे पार्टी में, सीनियर मैनेजर ने जवाब दिया। लेकिन पार्टी किस खुशी में है? गौरी ने दोबारा पूछा। ये पार्टी एक ऐसी लड़की को धन्यवाद करने के लिए रखी गई है जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी जान बचाई है। वीर प्रताप ने कहा। वो लड़की कौन होती है आपकी जान बचाने वाली? आपकी जान तो ईश्वर ने बचाई है। गौरी ने उनकी तरफ देख कर कहा। हाँ हम मानते हैं ये सब ईश्वर ने ही किया है, लेकिन ईश्वर ने उस लड़की को वहाँ पर समय पर भेजा हमारी सहायता करने के लिए, और उस लड़की ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी जान बचाई। वो दोबारा बोले। धन्यवाद ही करना है तो ईश्वर का धन्यवाद करिए और महल में कीर्तन भजन हवन इत्यादि करवाइए, प्रसाद बंटवाइए। पार्टी करने की क्या जरूरत है? गौरी ने वीर प्रताप की ओर देखते हुए कहा। जी वो भी करेंगे, लेकिन वो सब सुबह के समय होगा और पार्टी दोपहर में है। आप लोग दोपहर में आकर लंच एंजॉय करिएगा। वीर प्रताप को गौरी का ये जवाब अच्छा नहीं लगा था। वो मन ही मन कुड़ गए थे। सीनियर मैनेजर साहब चलिए चलते हैं। कॉफ़ी तो पी ही ली है हमने और इनवाइट भी कर दिया है। हमें अभी दूसरी जगहों पर भी जाना है। इतना कहकर वीर प्रताप खड़े हो गए। अरे साहब बैठिए ना, डिनर करके जाइएगा। कहते हुए श्रीमती राव उनके साथ साथ खड़ी हो गई। साथ में नारायणी भी खड़ी हो गई। हाँ हमारे घर का राशन फालतू है ना, जो हम इनको खिलाते रहेंगे, गौरी ने मन ही मन कहा, मगर प्रत्यक्ष में चुप रही। नहीं श्रीमती राव, हम लेट हो रहे हैं, अभी हमारे बहुत सारे काम करने हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग पार्टी में अवश्य आएंगे। इतना कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे पीछे सीनियर मैनेजर भी चले गए। बिट्टू, क्या तुम ढंग से बात नहीं कर सकती अपने साहब के साथ? कितने बदतमीजी से आपने उनको जवाब दिया है। उनके बाहर निकलते ही श्रीमती राव ने कहा। मॉम, यह हमारे बीच की बात है। वो ऐसे ही भाषा में हमारी बात सुनना पसंद करते हैं हमसे। गौरी ने कहा वहाँ से उठकर बाहर लॉन में आ गई। बाहर आई तो उसने देखा कार में बैठते समय भी वीर प्रताप की नजरें उसके घर की तरफ ही थी। जब उन्होंने गौरी को देखा तो हाथ हिला दिया। पता नहीं कैसे गौरी का हाथ उठा और उसने भी हाथ हिला दिया। वीर प्रताप के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। गौरी ने देखा उसका हाथ अभी भी हिल रहा है। दूसरे हाथ से उसने अपना हाथ पकड़ा और नीचे कर लिया। ये क्या हो गया था हमको? हमने हाथ क्यों हिला दिया? उन्हें बाय क्यों कर दिया? बड़बड़ाते हुए गौरी लॉन में रखे चेयर पर बैठ गई और सोचने लगी। वीर प्रताप जब महल पहुंचे तो अंशुल प्रताप लॉबी में बैठे टीवी देख रहे थे। वीर प्रताप जाकर उनके सामने बैठ गए और हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया। हमने आपसे कुछ कहा था, क्या आपको याद नहीं है? एक कठोर और तीखे स्वर में वीर प्रताप अंशुल प्रताप की तरफ देखते हुए बोले। दादा भाई साहब। अंशुल प्रताप अचकचाए और उनकी तरफ देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप हमें? क्या आपको याद नहीं हमने आपसे क्या कहा था? वीर प्रताप ने अपना सवाल दोहराया। क्षमा करें दादा भाई साहब, हमें कुछ भी याद नहीं है। अंशुल प्रताप ने धीरे स्वर में नजरें झुकाकर कहा। हमने आपसे कहा था कि आप मिस राव से दूर रहिएगा, मगर आपने ऐसा नहीं किया। जब देखो तब आप उनके साथ लंच करते हैं और कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। आज भी आप उनके साथ कॉफ़ी पी रहे थे। आपका ध्यान काम में नहीं है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। वीर प्रताप कठोर स्वर में बोले। अंशुल प्रताप ने गहरी सांस ली, जैसे अब उनके जान में जान आई हो उनका सवाल सुनकर। वो धीरे से मुस्कुराए। उनके सामने गौरी का चेहरा आ गया, जो कुड़ते हुए कहती थी, आपके भाई खड़ूस सीईओ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वीर प्रताप का पारा और हाई हो गया उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर। दादा भाई, इन छोटी छोटी बातों को लेकर आप कब से परेशान होने लगे हैं और क्यों? हम ऑफिस में अपना पूरा काम निपटा कर ही बाहर निकलते हैं। हमने आज तक कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ा है। और रही बात मिश्राओं के साथ कॉफ़ी पीने की, तो कभी कभी पीने में क्या हर्ज है? हम रोज़ थोड़ी ना पीते हैं। वैसे हम आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे मना करने के बावजूद भी क्यों आप मिश्राओं के साथ कॉफ़ी पीने जाते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छी लगती हैं। हमें उनका एटीट्यूड अच्छा लगता है। जानते हैं दादा भाई साहब, जब पहली बार उनसे हमारी मुलाकात हुई थी तो क्या हुआ था? इतना कहकर अंशुल प्रताप ने वीर प्रताप की तरफ देखा। बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं।
हम एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहे थे। उन्होंने हमारे हाथ से रजिस्टर छीन लिया और खुद साइन करने के बाद हमसे कहती है, अगर हमने साइन कर लिया हो तो इसे जगह पर रख दे और ज़्यादा देर यहाँ पर खड़े ना रहें। उन्होंने हमें न्यू एम्प्लॉय समझ लिया था और काफ़ी समय तक हमें वही समझती रही और हमारे साथ वैसा ही बिहेव करती रही। फिर हमने भी उन्हें उसी हिसाब से परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उनका लंच खा लेते थे तो कभी उन्हें ज़बरदस्ती कॉफ़ी पीने के लिए ले जाते थे। जब उन्हें पता चला कि हम आपके छोटे भाई हैं तो उन्होंने हमारा गिरेबान पकड़ लिया था और बड़े ज़ोर से धक्का दे दिया था कि हमने उनसे झूठ क्यों बोला। हम तो गिरने वाले थे कि उनके भाई कुंवर नयन ने हमें बचा लिया। ये सुनकर वीर प्रताप के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। यानी कि आप उनके गुस्से की चपेट में आ चुके हैं। जी दादा भाई साहब, खैर अब आप उनसे दूर रहिए, ये हमारा आदेश है। अगर आपने नहीं माना तो हम आपको वापस सोनगढ़ी रियासत भेज देंगे। दादा भाई साहब, फिर आप यहाँ अकेले रह जाएंगे, फिर आपको यहाँ झेलने कौन आएगा? हमारा मतलब है कि आपको कौन कंपनी देगा, कौन आपको एंटरटेन करेगा? एक अकेले हम ही तो हैं जो ये सब कर सकते हैं। अंशुल प्रताप ने मुस्कुरा कर कहा, आपको उनसे प्यार तो नहीं हो गया है? वीर प्रताप ने पूछा। अरे दादा भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? वो तो आग का गोला है जो ना तो निगलते बनता है ना ही उगलते। वो हमारे नॉर्मल दोस्त हैं, लेकिन आप हमें उनसे दूर रहने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उन्हें आपकी आगे कहते कहते वीर प्रताप रुक गए और सोफे से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए जो उनके दूसरी मंजिल के बेडरूम की तरफ जाता था। दादा भाई साहब, बात तो पूरी करिए। पीछे से अंशुल प्रताप जोर से बोले, हम आपसे कह रहे हैं अगर दोबारा हमने आपको उनके साथ देखा तो हम आपको वापस भेज देंगे और हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि हमें कौन झेलता है या एंटरटेन करता है। इतना कहकर वो सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। कुछ तो झोल है, कहीं दादा भाई साहब प्रिंसेस को पसंद तो नहीं करते हैं? पता करना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसेस वो तो आग का गोला है और उन्हें पसंद भी नहीं करती है। चलो बढ़िया है, ऐसे खड़ूस सीओ को तो प्रिंसेस सही कर देगी। छोड़े, बढ़िया रहेगी, एक खड़ूस दूसरा आग का गोला। अपने आप में कहते हुए अंशुल प्रताप हंसने लगे। कुंवर नयन और कुंवर समर दोनों इंदौर पहुंच गए थे। गौरी नयन को देखकर बहुत खुश हुई थी और उनकी पीठ पर लग गई। नयन गौरी को अपनी पीठ पर उठाए इधर उधर घूमने लगे। भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर नारायणी और श्रीमती राव दोनों की आंखें नम हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर अपने आंसू छुपाने की असफल कोशिश करने लगी। आप हमारे लिए क्या लाए? गौरी ने नयन की पीठ पर लदे हुए ही छोटे बच्चों की तरह कुंवर समर से पूछा। आइए हम आपको बताते हैं हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये कहकर कुंवर समर ने एक सूटकेस और एक ट्रैवल बैग उसके सामने रख दिया। बस ये सूटकेस और ट्रैवल बैग? गौरी ने पूछा। अरे इसे खोलकर तो देखिए, इसके अंदर जो भी है वो सब आप ही का है। रियली? कहते हुए गौरी ने नयन की पीठ पर से जंप मारा और गिरते गिरते बच गई क्योंकि कुंवर समर ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। आराम से प्रिंसेस, आराम से। इतना कहकर उन्होंने गौरी को बड़े प्यार से सोफे पर बैठा दिया और सूटकेस और बैग दोनों खोलकर उसके सामने रख दिया। ढेर सारी खूबसूरत ड्रेसेस, मेकअप का सामान, ज्वेलरीज, एप्पल आईपैड प्रो और फिर ढेर सारा सामान जो आपको पसंद आता है वो सब उसमें था। वाह, बहुत ही खूबसूरत है ये ड्रेसेस, ये ज्वेलरीज, ओ माय गॉड, आईपैड, ओ माय गॉड। गौरी हर सामान को अपने हाथ से छूती और खुश हो जाती। उसको खुश देखकर सभी खुश हो रहे थे, पर श्रीमती राव के चेहरे पर हल्का सा अजीब सा भाव उमड़ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसे क्यों महसूस कर रही हैं। क्या मैं गौरी को अब खोने वाली हूँ? हाय राम, उनके मन में यही सवाल आ रहा था। मैं आप सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, श्रीमती राव ने कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। आंटी जी, कॉफ़ी नहीं, हम आपके हाथ की मसाला चाय पियेंगे और साथ में कुछ कुरकुरे पकौड़े या कटलेट भी, कुछ भी चलेगा। नयन पीछे से बोले। श्रीमती राव मुस्कुराकर नयन की तरफ देखते हुए बोली, ज़रूर ज़रूर, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम अभी लाए। और किचन में घुस गई। इंदौर महल के विशाल छत पर दो चौपर एक साथ उतरे। उसमें से महाराज हनु प्रताप सिंह, कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह और उनका परिवार उतरे। सभी सीढ़ियों से होते हुए नीचे आए और ड्राइंग रूम में पसर गए। आज कुंवर वीर प्रताप ऑफिस नहीं गए थे, वो इन सबके स्वागत करने के लिए महल में ही रुक गए थे। सभी के सामने वेलकम ड्रिंक और ड्राई फ्रूट्स रखे गए। आपने बहुत अच्छा किया जो मिश्राव के ऑनर में आपने इन हाउस पार्टी करने की सोची। महाराज हनु प्रताप ने वीर प्रताप के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। धन्यवाद दादाश्री महाराज, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। कुछ और भी सुना है हमने, ये कहकर महाराज मुस्कुराए और वीर प्रताप की तरफ देखा। जी दादाश्री महाराज, आपने सही सुना है, कहते हुए वीर प्रताप शर्मा गए।
अरे आपको शर्माना भी आता है? इतना कहकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे। परिवार के किसी सदस्य को इस विषय में कोई ऐतराज नहीं है। वीर प्रताप ने धीरे से दादाश्री के कान में कहा, नहीं, किसी को ऐतराज नहीं है, बल्कि सभी खुश हैं कि कम से कम आपने शादी के लिए हाथों की। वैसे भी मिस राव में कोई कमी नहीं है, वो खुद एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हैं, ऊपर से इतनी बहादुर हैं। अभी परिवार के सब लोग बैठे बात ही कर रहे थे कि एक और चौपर छत पर उतरा और उसमें से मालिनी, उसकी माँ और 4 सुरक्षाकर्मी उतरकर नीचे आ गए। वीर प्रताप ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। जारी है।